तो गाइस फाइनली आज है 29 नवंबर और आज के दिन नेटफ्लिक्स ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है सिकंदर का मुकद्दर। बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ही तगड़ा सस्पेंस आपको इस मूवी में देखने को तो मिलेगा। तो चलिए वक्त को बर्बाद नहीं करते, स्टार्टिंग करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग होती है 15 फरवरी 2009 से, जहां पर मुंबई में ज्वेलरी का एक एग्जीबिशन होने वाला है और पूरे भारत से ज्वेलरी डिजाइन यहाँ पर आए हुए हैं। और इस एग्जीबिशन के अंदर बड़े बड़े ज्वेलर्स और बहुत सारे रिच लोग आए, जहाँ पर ज्वेलर्स अपनी लेटेस्ट डिजाइनों का प्रदर्शन करने वाले हैं। और इन सब की सेफ्टी के लिए यहाँ पर हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था भी की गई है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है कि जो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए भाग रहा होता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि घबराते हुए पुलिस को कॉल करता है, जिसके हाथ में एक पर्ची होती है और वो उसे पढ़कर पुलिस को बताता है कि उस एग्जीबिशन में 5 मिनट के अंदर चोरी होने वाली है। वो पुलिस के लिए उन चारों आदमियों का नाम भी बता देता है जो कि फर्जी आईडी बना करके उस ज्वेलरी एग्जीबिशन के अंदर घुसे थे चोरी करने के लिए। जैसे ये वाली बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तुरंत ही अलर्ट हो जाती है और इमरजेंसी सायरन भी बजा देती है, जिससे कि एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे उन सभी को एक दूसरे कमरे में भेज दिया जाता है। अब एग्जीबिशन में इस तरीके का माहौल देख करके चोर घबरा जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उधर से पुलिस भी उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और गोली लगने की वजह से चारों के चारों चोरों की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी हम यहाँ पर कामिनी और मंगेश भाई को देख पाते हैं जो कि अपनी ज्वेलरी डिजाइनों को लेकर के इस एग्जीबिशन के अंदर आए थे। और इस एग्जीबिशन के अंदर ज्वेलर्स ने अपने छोटे छोटे स्टॉल्स बना रखे थे, जहां पर उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी को रखा हुआ था, जिससे कि लोग उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर कर। चोरों की डेथ होने के बाद यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाया जाता है उनकी बॉडी को ले जाने के लिए। उसके बाद कामिनी और मंगेश भाई अपनी स्टॉल पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी स्टॉल से हीरे गायब हो चुके हैं। उसके बाद ये वाली बात पुलिस के लिए बताई जाती है और उन हीरो की कीमत होती है 50 से 60 करोड़ रुपए। ये वाली बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस एकदम शॉक्ड रह जाती है। इतनी बड़ी चोरी हो गई थी, इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जसविंदर सिंह को बुलाया जाता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सॉलिड होता है। जसविंदर सिंह के पास आज तक जितने भी केस आए थे उन सारे केसों को उसने सॉल्व किया था, इसलिए ये केस भी उसे दिया गया। खैर अब यहाँ पर जसविंदर सिंह आ चुका था और वो मंगेश भाई और कामिनी से बाकी सारी चीजों के बारे में पूछताछ करने लगता है। अब क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी पूरी तरीके से उड़ा दिया था, इसीलिए यहाँ पर जसविंदर चेक करता है कि आखिरी सीसीटीवी फुटेज जब बंद हुआ तब सारे लोग कहाँ खड़े थे। इसके बाद वो सभी लोगों के लिए ऑर्डर देता है कि जो लोग जैसे पहले खड़े थे वैसे ही सभी के सभी खड़े हो जाए, और सब लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगेश भाई और कामिनी उसे बताते हैं कि दूसरे कमरे में तो सबसे लास्ट में वो दोनों ही गए थे। खैर उसके बाद सभी पुलिस वाले यहाँ पर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सबसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सिकंदर, और जिस वक्त चोरी हो रही थी वही सबसे ज्यादा नजदीक होता है उस ज्वेलरी के। तो इसी के आधार पर पुलिस को उस पर शक हो जाता है। फिर सिकंदर से पूछताछ की जाती है और वो बताता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है और वो कानपुर में रहता है, यहाँ वो बस एक काम के लिए आया है। तभी यहाँ पर सिकंदर से जाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में होता है और इसीलिए उस पर जसविंदर सिंह को शक हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे सिंह साहब सिकंदर से पूछ ही लेते हैं कि वो इतनी हड़बड़ी में कहां पर जा रहा है। अब जसविंदर सिंह को सिकंदर पर पूरी तरीके से शक हो चुका था, यानी जसविंदर सिंह की शक के रडार में यहाँ पर 3 लोग आ चुके थे। एक तो सिकंदर, कामिनी और हमारा मंगेश भाई। तीनों के तीनों जसविंदर सिंह के प्राइम सस्पेक्ट थे। अब जसविंदर उन तीनों से बात करने लगता है और कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बता दो कि तुम लोगों में से चोरी किसने की है, वरना तुम तीनों को ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पर उन तीनों का कहना था कि जसविंदर सिंह उन्हें फंसा रहा है, उन्होंने कोई भी चोरी नहीं की। उनके ऊपर ये सारे के सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि जसविंदर सिंह उन तीनों को जेल में लाकर डाल देता है। जेल में लाकर सबसे पहले सिकंदर को एक चेयर से बांध दिया जाता है और उसके बाद जसविंदर सिंह उसे मारने वाला होता है कि तभी वो उससे कहता है कि ये ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरीके से पागलपंती करके कमाया होगा तुमने। अब सिकंदर के मुंह से ये वाली बातें सुनकर जसविंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे 2 थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद सिकंदर जसविंदर से कहता है कि एक दिन आपको एहसास होगा कि ये चोरी मैंने नहीं किया, उस दिन आप मर्दों की तरह मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुझसे सॉरी बोलना। इस पर जसविंदर उससे कहता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है 15 साल आगे, यानी हमें 15 साल आगे की कहानी दिखाई जा रही है, जब जसविंदर सिंह को हम देख पाते हैं जो कि अब पूरी तरीके से बेवड़ा बन चुका है और सारे दिन शराब पीता है। इसी वजह से जसविंदर को अब सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो दिन रात ड्रिंक करता था और ड्यूटी पर भी ड्रिंक करता था, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। सस्पेंड होने के बाद जसविंदर सीधा कोर्ट जाता है, जहां पर हम उसकी वाइफ कौशल्या को देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का डाइवोर्स होने वाला था और काफी लंबे समय के बाद इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। जसविंदर अपनी वाइफ कौशल्या को यहाँ पर बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कौशल्या उसकी कोई बात नहीं मानती और उसे कहती है कि मुझे टाइम टू टाइम पैसे भेजते रहना, अगर तुमने टाइम से मेरे लिए पैसे नहीं भेजे तो जो प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम पे की है वो मैं ही ले लूंगी। उसके बाद हमारे जसविंदर सिंह फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें देखकर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि जो केस 15 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था उसे सॉल्व नहीं कर पाए थे, इसी वजह से उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था। क्या तभी हम देखते हैं कि जसविंदर सिंह के नंबर पर किसी का कॉल, यहाँ पर उसे बताया जाता है कि सिकंदर कल अबू धाबी से मुंबई आने वाला है और ये न्यूज एकदम पक्की थी और वो खबरी यहाँ पर जसविंदर सिंह को सिकंदर का नंबर भी दे देता है। फिर फोन कट होते ही जसविंदर सिंह तुरंत ही सिकंदर के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं जसविंदर सिंह बोल रहा हूँ और आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि उस दिन तुमने चोरी नहीं की थी और इसका मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा है। लेकिन सिकंदर कहता है कि ये बात तय नहीं हुई, बात तो ये तय हुई थी कि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर माफी मांगेंगे, क्योंकि मुझे तो पता था कि चोरी मैंने नहीं की है। अब जसविंदर कहता है कि कल की कल आ जाओ, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ। और ये सुनने के बाद सिकंदर को रोना आ जाता है, क्योंकि ये बात सुनने के लिए उसके कान तरस गए और फाइनली 15 सालों के बाद आज उसे ये शब्द सुनने को मिल रहा था। खैर अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है और हम तीनों को कोर्ट में देख पाते हैं, जहाँ पर दोनों तरफ के वकील मौजूद थे, लेकिन पुलिस वालों के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे जो इनको चोर ठहरा सके।
फाइनली कोर्ट में काफी बहस होने के बाद इन लोगों को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है, क्योंकि जसविंदर सिंह का कहना था कि हो सकता है इन तीनों में से किसी ने हीरो को निगल लिया हो, इसीलिए उनको इनका एक्सरे करवाना पड़ेगा और इसी वजह से इन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है, जिसके बाद इनका एक्सरे कराया जाता है। लेकिन इन तीनों की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है। तभी जसविंदर सिंह को वो आदमी मिल चुका था जिसने टेलीफोन से पुलिस को कॉल किया था और बताया था कि रॉबरी होने वाली है। तो जसविंदर सिंह को वो आदमी बताता है कि इस चोरी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। रोज की तरह जब वो अपनी बेटी को ऑटो में बिठाकर स्कूल भेज रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आया और उससे बोला गया कि अगर तूने बात नहीं मानी तो तेरी बेटी को जान से मारा जाएगा। उससे कहा गया कि तेरी बाजू वाली जेब में एक पर्ची रखी है और उस पर्ची पर जो कुछ भी लिखा है पुलिस के लिए कॉल करके तुरंत उसे सुना दे, जिसके बाद तेरी बेटी तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी। और वो आदमी कहता है कि किसी के बोलने पर मैंने ये काम किया, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। खैर उसके बाद पुलिस उस आदमी को वहां से जाने के लिए बोल देती है। उसके बाद इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए इन तीनों को पुलिस रिमांड पर लिया जाता है और उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और यहाँ पर सिकंदर की तो खूब जोरों से पिटाई की जाती है, लेकिन तीनों के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है क्योंकि इन लोगों ने चोरी की ही नहीं थी। जिसके बाद फिर से कोर्ट में पेशी होती है और जज साहब को पता चलता है कि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है और इसीलिए इन्हें बेल दे दी जाती है। उन्हें सिर्फ अभी बेल मिली थी, वो लोग अभी इस केस से बाहर नहीं हुए थे। खैर उसके बाद हम देखते हैं सिकंदर की पीठ पर बहुत सारे चोटों के निशान बने हुए थे जो कि पुलिस की पिटाई के वक्त लग गए। यहाँ पर हमें सिकंदर की माँ को दिखाया जाता है जो कि उन चोटों पर मलहम लगा रही होती है। तभी यहाँ पर एक प्रिया नाम की लड़की की एंट्री होती है। दरअसल प्रिया सिकंदर की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है और उसकी पड़ोसी भी होती है जो कि सिकंदर को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन सिकंदर उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। असल प्रिया एक हॉस्पिटल में नर्स होती है और इसी के साथ प्रिया यहाँ पर सिकंदर को इन्विटेशन देती है कि उसकी शादी होने वाली है और अपनी शादी का इन्विटेशन देकर यहाँ से चले जाती है। खैर अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सिकंदर अपनी जॉब पर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी वापस नहीं ले रहा था। जगह जगह जाकर वो जॉब की भीख मांगता है, लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि शायद सभी लोग उसे चोर मान चुके हैं, जबकि सिकंदर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फाइनली मकान मालिक भी उसे घर से बाहर निकाल देता है और अब वो पूरी तरीके से बेघर हो चुका था। सिकंदर के पास पैसों की बहुत ज्यादा तंगी आ चुकी है, लॉयर को भी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तब यहाँ पर कामिनी आती है और कामिनी लॉयर को पैसा देती है और उसकी मदद करती है। तो अब कामिनी सिकंदर को अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी 1 साल का बेटा है, साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी है और 1 साल पहले उसका पति का अफेयर किसी और के साथ चल गया था, जिसकी वजह से वो उसे छोड़कर जा चुका है। और यहाँ पर सिकंदर भी कामिनी को अपने बारे में बताता है कि उसकी इस दुनिया में केवल और केवल एक माँ है। खैर इसके बाद इन दोनों का केस साथ में चलता रहता है और इन दोनों की दोस्ती भी अच्छी हो जाती है और धीरे धीरे करके लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। अचानक से सिकंदर की मदर की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद सिकंदर बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था कामिनी के और फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिकंदर अबू धाबी से मुंबई आ चुका था और वो सबसे पहले अपने दोस्त से मिलता है और उसके बाद वो जसविंदर सर से मिलने के लिए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर जसविंदर ने उसे बुलाया। वहां जाकर वो जसविंदर से मिलता है और कहता है कि 15 साल पहले आपने मुझे जितना टॉर्चर किया है उसको अगर मैं याद भी करूं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पर जसविंदर सिकंदर से माफी मांगता है। खैर उसके बाद सिकंदर जसविंदर को बताता है कि 15 साल पहले उन्होंने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद की थी। एक तरफ तो उनका कोर्ट केस चल रहा होता है और दूसरी तरफ उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं थी कि उनका घर चल पाए। इसी टाइम में उसके एक दोस्त ने उसकी मदद की थी। उसका दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है कि आगरा में उसके मामा जी रहते हैं जिनकी ग्लास की फैक्ट्री है, अगर वो उनके पास चला जाएगा तो उसे हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे और फैमिली को रहने के लिए भी जगह मिल जाएगी। और इसीलिए सिकंदर कामिनी को लेकर के वहां पर चला जाता है। यहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा घर दिया जाता है और ग्लास की फैक्ट्री में सिकंदर को काम भी मिल चुका था और ऐसे मेहनत करते हुए सिकंदर को 2 साल आगरा में बीत जाते हैं। तभी एक दिन सिकंदर के पास मुंबई से कॉल आता है कि उसकी कोर्ट की पेशी है, जिसके चलते वो मुंबई आ जाता है। और आज उसके लिए खुशी का दिन होता है क्योंकि आज उसका केस किसी दूसरे जज के पास पहुंच चुका था, यानी पुराने वाले जज की पोस्टिंग हो गई थी और आज उसका केस एक नया जज देखने वाला है। ये जज एक फीमेल होती है, तो इसकी केस की सुनवाई स्टार्ट होती है। तो इस जज के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन फेक लग रही होती है और इसीलिए यहाँ पर इन तीनों को बरी कर दिया जाता है। फाइनली इनको इस केस से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद खुशी खुशी सिकंदर वापस आगरा आता है अपने घर के लिए और यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी वाइफ कामिनी को ये बताता है कि आज वो बहुत ही खुश है क्योंकि आज फाइनली इस केस से उसको मुक्ति मिली। लेकिन तभी अचानक से कामिनी की तबीयत एकदम खराब हो जाती है और वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके लम्स में पानी भर गया है, जिस वजह से आज उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। लेकिन यहाँ पर सिकंदर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो कल आकर उनका पैसा दे देगा, फिलहाल में उनकी बीबी को एडमिट कर लिया जाए। तो डॉक्टर उसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं और कामिनी को एडमिट कर लेते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने घर आता है और वो देखता है कि कामिनी की छोटी बहन और उसका छोटा सा बच्चा घर से बाहर बैठे हुए हैं और सारा सामान भी घर के बाहर पड़ा हुआ था, यानी कि आगरा वाले मकान मालिक ने भी उसे अब घर से निकाल दिया था और फैक्ट्री से, मतलब कि यहाँ पर किसी ने उसे कॉल करके ये बता दिया था कि सिकंदर चोर है। तो सिकंदर यहाँ पर उसे अपना हिसाब करता है और थोड़े बहुत पैसे लेकर के अपने बच्चों को लेके वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो एक धर्मशाला में जाता है और बच्चों को धर्मशाला में सुलाकर वो कामिनी के पास जाता है। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं और उसके पैसे छुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद सिकंदर बहुत ज्यादा रोता है और अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और फाइनली वो मरने का डिसाइड करता है और वो एक ब्रिज पर चढ़ जाता है कूदने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कूदने वाला होता है तभी वहां पर एक कार आती है जो कि फुल स्पीड में होती है और हॉर्न लगातार बजाते हुए वहां से निकलती है, जिसकी वजह से सिकंदर एकदम होश में आ जाता है और पीछे हट जाता है, यानी कि मरना कैंसिल कर देता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट वाले जसविंदर सिंह और सिकंदर को दिखाया जाता है, जिस पर जसविंदर सिंह उसे
बताता है कि जब वो गाड़ी वहां से निकली थी हॉर्न बजाते हुए, वो कोई और नहीं बल्कि मैं था। मैंने तुम्हारे साथ इतना भी बुरा नहीं किया। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया लेकिन तुम्हें मरने भी नहीं दिया। खैर उसके बाद सिकंदर आगे बताता है कि जब सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था तब भगवान ने मेरा साथ दिया था, यानी जब मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला तो मैं मंदिर में गया और भगवान की थाली से सारे पैसे उठा। उसके बाद उसने कामनी का ट्रीटमेंट कराया। तभी उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वो फिर से सिकंदर की मदद करता है और उसे कहता है कि अबू धाबी में जॉब है तो वहां पे चले जाओ। उसके बाद सिकंदर अबू धाबी के लिए चला जाता है। अबू धाबी में जाकर के वो बहुत सारा काम करता है और बहुत ही मेहनत करता है, जिस वजह से वो ढेर सारा पैसा कमा लेता है और अब उसकी लाइफ में पैसों की चिंता खत्म हो जाती है और कामनी का भी इलाज वो बहुत ही अच्छे तरीके से करा लेता है। तभी अबू धाबी में उसकी मुलाकात तसब्बुर नाम की एक लड़की से हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। खैर अब सिकंदर अबू धाबी से मुंबई के लिए आ रहा होता है तो वो तसब्बुर के हाथ में एक लिफाफा देकर के आता है, जिसके बाद वो मुंबई आता है और उसके बाद जसविंदर सिंह से मिलता है। अब यहाँ पर हमारा सीन पहुंच जाता है प्रेजेंट टाइम में, यानी जसविंदर सिंह और सिकंदर के। यहाँ पर फाइनली जसविंदर सिंह सिकंदर से माफी मांग लेता है, यानी कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम चोर नहीं। और ये वाली बात सुनकर सिकंदर बेहद खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं और वो वहां से तुरंत खड़ा होता है और चलने लगता है। जैसे ही वो जा रहा होता है तभी पीछे से जसविंदर सिंह उसे आवाज लगाता है और कहता है कि यार अभी तो स्टोरी बाकी है, पूरी की पूरी स्टोरी तो सुन के जाओ, अभी तो कुछ चीजें ऐसी है जो तुम्हें अभी तक नहीं पता है। जिसके बाद सिकंदर वापस आता है और फिर से बैठ जाता है। इसके बाद जसविंदर सिंह उसे बताता है कि जब कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा था और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, उस वक्त कामिनी ने तुम्हारी मदद की थी, यानी तुम्हारे वकील को पैसे दिए थे और मेरा एक आदमी हमेशा तुम लोगों के पीछे रहता था। कामिनी तुरंत एक ज्वेलर्स के पास जाती है और एक हीरे की डील करती है और जब वो डील कर रही होती है तो मेरा आदमी देख लेता है और मुझे इन्फॉर्म करता है। मैं जैसे ही कामिनी के सामने पहुंचा तो वो मुझे देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। कामिनी ने उसे बताया कि जब भगदड़ बची हुई थी तो एक हीरे को उसने अपने नाखून में छिपा लिया। हालांकि ये वो वाला हीरा नहीं था जो चोरी हुए थे, ये कोई दूसरा हीरा था। तो यहाँ पर मैंने कामिनी को ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर मैंने कंप्लेन लिख ली तो तुम बहुत सारे सालों के लिए जेल में चले जाओगे, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि तुम आज के बाद सिकंदर के साथ रहोगी और उसके ऊपर नजर रखोगी, वो जो कुछ भी करता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दोगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा मानना था कि एक ना एक दिन तुम हीरे जरूर निकालोगे। और कामिनी को मजबूरी में जसविंदर सिंह की बात माननी पड़ती है, लेकिन आगरा आने के बाद कामिनी ने जसविंदर सिंह को इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया क्योंकि उसको सिकंदर से प्यार हो गया था। खैर इसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद सिकंदर को जसविंदर सिंह पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो अपने घर आता है, कामिनी से मिलता है और उसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर कामिनी उससे सॉरी बोलती है, लेकिन सिकंदर अब उससे यहाँ पर अलग होने की बात और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने पैसे भिजवाता रहूंगा, और ये कहकर के वो वहां से चला जाता है। अब उसकी लाइफ से सब लोग जा चुके थे, उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, कामिनी को उसने छोड़ दिया था, अब उसके जीवन में कोई भी नहीं बचा था। फाइनली वो वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह पर चला जाता है जहां पर उसे प्रिया मिलती है। तो गाइस ये वही लड़की होती है जो हॉस्पिटल में नर्स होती है और उसकी पड़ोसन और दोस्त होती है, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिया की एक बहुत ही बड़ी नर्सरी होती है जहां पर उसका एक यही बिजनेस होता है। यहाँ पर खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा राज। एक्चुअली वो 5 हीरे जो चोरी हुए थे वो प्रिया के पास ही थे, जो उसने एक पेड़ के अंदर पैक करके रखे थे। कि उसने अपनी दोस्ती सिकंदर के साथ आज तक निभाई थी और 15 सालों से उन हीरो को छुपा कर और संभाल कर रखा था। ये देखने के बाद सिकंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और प्रिया को थैंक यू बोलता है और वो हीरे लेके वहां से चला जाता है। इसी सीन के साथ मूवी में लिखा आता है दी एंड। लेकिन अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के बाद पिक्चर फिर से स्टार्ट हो जाती है। सिकंदर उन हीरो को लेके एक बस वाली सीट पे बैठ कर कहीं जा रहा होता है, तभी पीछे से आ जाते हैं हमारे जसविंदर सिंह, जो उनके ऊपर गन दान देते हैं। यहाँ पर जसविंदर सिंह बस को रुकवाते हैं और सिकंदर को लेकर नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद एक पहाड़ पर जाते हैं जहां पर सिकंदर को हथकड़ी से बांध देते हैं। यहाँ पर एक चीज और रिवील होती है कि जसविंदर को सिकंदर पर हमेशा से शक था और इसीलिए वो उसका हमेशा पीछा करता था। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसको उसी पर डाउट था कि हीरे उसी ने चुराए। उसे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि उसने आखिरकार ये हीरे कैसे चुराए, और इसीलिए फाइनली वो उससे पूछता है कि अब तो मुझे बता दो कि तुमने ये हीरे कैसे चुराए। अब यहाँ पर हमारे सिकंदर के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि रंगे हाथों हीरो के साथ उसको पकड़ा जो गया था। और अब यहाँ पर वो अपनी चोरी वाली स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है कि वो कंप्यूटर का टेक्नीशियन था और एग्जीबिशन होने के एक हफ्ते पहले ही वो मुंबई आया था और पहुंचने पर उसकी मुलाकात तुकाराम जी से हुई। तो उससे कहते हैं कि उसे कंप्यूटर को ठीक करना होगा और इसके बदले उसको 5000 रुपए दिए जाएंगे। और 5000 रुपए वाली बात सुनकर के सिकंदर खुश हो जाता है और कंप्यूटर को ठीक करने के लिए बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है। एक आदमी उसके लिए डोर ओपन करता है तो उसकी शक्ल देख के नजर आ रहा था कि वो कोई गुंडा है। जब सिकंदर उसका कंप्यूटर ठीक करने के लिए उसके घर के अंदर जाता है तो उसको वहां देखता है कि उसके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि एक पेपर प्रिंटर में फंस गया है। तो इसका सीधा मतलब ये था कि उस गुंडे को कंप्यूटर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वहां पर सिकंदर की नजर 3-4 लोगों के ऊपर पड़ती है जिनके पास कुछ गन्स और हथियार होते हैं और एक रेड कलर का बैग रखा होता है जो कि कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी सिकंदर को यहाँ पर कुछ फेक आईडी पासेस भी दिखाई देते हैं और वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि 15 तारीख को सुबह 10 बजे एग्जीबिशन को वो लोग लूटने वाले हैं। और ये सारी बातें सिकंदर को पता चल जाती है और वो वहां से चुपचाप अपना कंप्यूटर ठीक करता है, 5000 रुपए लेता है और निकल आता है। अब यहाँ पे हमारे सिकंदर को 2 काम करने थे। पहला काम तो ये था कि इन चोरों की प्लानिंग को फेल करना था, यानी पुलिस को सब कुछ बताना था, और दूसरा प्लान था खुद चोरी करना। इसके लिए सिकंदर उस आदमी का इस्तेमाल करता है, चोरी से उसकी पॉकेट में पर्ची डाल देता है और बाद में उसे कॉल करके बोलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो सकती है, इसलिए उसे पुलिस के लिए कॉल करना होगा और बताना होगा कि 5 मिनट के अंदर बैंक में चोरी होने वाली है। और वो आदमी बिल्कुल वैसा ही करता है। जब पुलिस को चोरी के बारे में पता चलता है तो पुलिस इमरजेंसी अलार्म बजा देती है, तो चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ का फायदा उठाकर सिकंदर
सिकंदर तुरंत हीरो को चुरा लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने उन गुंडों को मार दिया था, जिसके लिए वहां पर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाई गई थी और उन एम्बुलेंस के साथ जो नर्स आई थी वो थी उसकी दोस्त प्रिया और उसी के साथ वो मिली हुई। जब हॉस्पिटल वाले उन लाशों को लेकर के वहां से निकल रहे होते तो सिकंदर चुपचाप से प्रिया को जाकर के वो हीरे दे देता है और इस तरीके से सिकंदर हीरे चुरा भी लेता है और एग्जीबिशन से बाहर भी निकाल। इसी वजह से जब सिकंदर की तलाशी ली गई तो उसके पास कुछ भी नहीं मिला। एक्चुअली उसने हीरे तो पहले ही प्रिया के जरिए उस एग्जीबिशन से बाहर निकाल दिए थे। यहाँ पर सिकंदर जसविंदर को एक बात और बताता है। वो कहता है कि जिस दिन मैं अपनी जान देने वाला था, उस ब्रिज से कूदने वाला था, तब मुझे बहुत ही अच्छे से पता था कि आप मेरे पीछे हैं और आप ही ने वो गाड़ी वहां से स्पीड में निकाली थी और आप ही ने हॉर्न बजाया था और कामनी वाली बात भी मैं पहले से ही जानता था। उसके बाद जसविंदर सिकंदर से पूछता है कि आखिर तबस्सुम को जो लिफाफा तुमने दिया था उसमें क्या था, जिस पर सिकंदर बताता है कि उसमें स्विट्जरलैंड की टिकट है, यानी कि वो हीरे लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ के तबस्सुम के साथ स्विट्जरलैंड सेटल होना चाहता है। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर हमारे जसविंदर सिंह ने सिकंदर को पकड़ लिया और उसका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया, यानी 15 साल वेट करने के बाद भी वो पकड़ा। फिर उसके बाद सिकंदर जसविंदर से कहता है कि आपकी नौकरी तो पहले ही जा चुकी है और आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में ये तो पता चल गया कि वो हीरे सिकंदर ने चुराए थे, लेकिन सिकंदर जसविंदर को क्या प्रपोजल दे रहा था ये इस मूवी में सस्पेंस है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी को खत्म कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये प्रपोजल हो सकता है कि वो हीरो को हाफ हाफ कर, क्योंकि जसविंदर का डाइवोर्स उसकी बीवी के साथ हो चुका है तो शायद वो अब कामिनी के साथ रहने के लिए जाए और हीरे भी वो दोनों आपस में आधे आधे बांट ले। अब ये तो इस मूवी में क्लियर नहीं किया गया है। सो गाइस, आपकी थॉट्स क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।